नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा गुजारिश और निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लोग, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इस वीडियो की बाबत आप मुझसे जानकारी भी पा सकते हैं। साथियों, ऑफ द एक्ट इन इट इज एप्लीकेशन टू द एक्यूआई प्रॉपर्टी एक्ट 1950, यानी कि एक्यूआई प्रॉपर्टी अधिनियम का संशोधन। और आपको जानकारी दे दूं कि यह जो एक्ट है यह उस संपत्ति के बारे में एक्ट है जो लोग 1947 के अंदर, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ या फिर डिवाइडेशन हुआ, उस दौरान जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और उन लोगों की जो संपत्ति यहाँ पर रह गई थी, उस संपत्ति के ऊपर अब किसका अधिकार है और इसी दौरान उस संपत्ति के बारे में क्या हुआ, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों तक दूंगा। क्योंकि YouTube चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो बहुत ही कम मिलती है। साथियों, हर व्यक्ति जानता है संक्रमणी भूमि, आसामी पट्टे, सरकारी पट्टेदार और श्रेणी कितने प्रकार की है, यह सभी बात मैंने अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है। लेकिन ऐसी संपत्ति जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ 1947 के अंदर, तो वो संपत्ति, उन लोगों की संपत्ति आज किसके अधिकार में है और उस संपत्ति का भारत के अंदर जो कानून बनाया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट इन दिस एप्लीकेशन टू एक्यूआई प्रॉपर्टी एक्ट 1950। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं और जानकारी करते हैं क्योंकि ऐसी भूमियों का क्या हुआ और क्या उसके ऊपर भारत के अंदर कानून बनाया गया। तो चलिए वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। साथियों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो ऐसी वीडियो बनाता हूं, मेरी वीडियो नहीं वीडियो बुक होती है। क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं, अगर सामने कोई वकील इस कानून का जानकार है तो उसे भी पता चले कि वास्तव में यह बात सत्य है। और साथियों, बहुत से वकील दोस्तों का मुझे फोन आता है और वह कुछ जानकारी मुझसे लेते भी हैं और मैं भी उनसे कुछ सीखता हूं। साथियों, आपको जानकारी दूं कि अधिकारियों का अनुमान है कि विभाजन के बाद 69 लाख लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हुए और बाद में सांप्रदायिक जो झड़पें हुई, जबकि उस अवधि में लगभग 5 मिलियन लोग पश्चिम पाकिस्तान से आ गए। और वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत सरकार उन संपत्तियों के संरक्षक बन गई। जब पाकिस्तान चले गए थे तो उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को भारत में खाली करने वाली संपत्तियों के रूप में जाना जाता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि भारत के अंदर जो संपत्ति छोड़कर गए थे उस संपत्ति को क्या कहा जाता है, यानी खाली के नाम से जाना जाता है, खाली संपत्ति के नाम से। एक्यूआई संपत्ति अधिनियम 1950 का प्रशासन, यानी कि खाली करने वाली संपत्ति के प्रशासन के लिए प्रदान करने और पाकिस्तान में अपनी संपत्तियों को खोने वाले शरणार्थियों की भरपाई करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक्यूआई यानी कि प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के प्रशासन को बढ़ावा दिया। और साथियों, यह अधिनियम आसाम, पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है और मणिपुर यानी कि त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर भारत में खाली संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अन्य कानूनों को भी लागू किया गया। और साथियों, लागू किया गया कि विस्थापित यानी कि जो व्यक्ति मुआवजा और पुनर्वास यानी कि अधिनियम 1954 को, जो केंद्र सरकार द्वारा खाली संपत्ति को अधिग्रहण और विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान पर प्रावधान करता है। और साथियों, एक्यूआई इंटरटेस्ट यानी कि जो प्राधिकरण अधिनियम 1951 जो संयुक्त और गैर निकासी शेयरों के निकामी के शेयरों के विभाजन और प्राधिकरण को तेज करने के लिए लागू किया गया था। वहीं पर सामान्य अधिकारियों द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारियों
और अपीलीय अधिकारियों द्वारा जो समृद्ध संपत्ति और इसके बाद शत्रु संपत्ति का कानून का रास्ता देने के लिए इन सभी कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। अब जानकारी करते हैं कि खाली कौन है। मैंने पहले बताया था कि खाली संपत्ति वह है जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, जो उनकी संपत्ति यहाँ पर रह गई थी उसे खाली कहा गया है। एक खाली कौन है, यानी कि एक्यूआई प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के अनुसार एक निकासी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1 मार्च वर्ष 1947 को भारत छोड़ दिया और भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व यानी स्थापित करने या फिर नागरिक गड़बड़ी या शुल्क के कारण इस तरह की गड़बड़ी अब पाकिस्तान का निवासी ऐसे व्यक्ति जो भारत में अपनी संपत्ति का कब्जा पर्यवेक्षण या प्रबंध करने में असमर्थ है, वह भी एक खाली है। 14 अगस्त वर्ष 1947 के बाद पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत इस तरह के निकाय ने किसी भी संपत्ति में एक अधिकार या ब्याज का अधिग्रहण किया है जिसे निकासी के प्रयुक्त संपत्ति के रूप में माना जाता है। यानी कि 14 अगस्त वर्ष 1947 के बाद यानी कि पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत एक खाली या छोड़ी गई संपत्ति भी अगर होगी तो खरीद या विनिमय के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त नहीं किया गया था तो ऐसे एक निकासी माना जाएगा। और साथियों, जो लोग यानी कि जो लोग भारत की कस्टोडियन की पिछली मंजूरी के बिना यानी कि 18 अक्टूबर वर्ष 1949 और के बाद पाकिस्तान चले गए, उन्हें खाली स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं कि खाली संपत्ति क्या है। साथियों, एक्यूआई संपत्ति अधिनियम 1950 के अनुसार एक्यूआई संपत्ति प्रॉपर्टी का अर्थ है कि एक निकासी की कोई संपत्ति यानी कि चाहे वह उसके मालिक के रूप में हो या फिर ट्रस्टी के रूप में हो या फिर लाभार्थी के रूप में हो या किसी भी किराएदार के रूप में हो या किसी भी अन्य अक्षमता और किसी भी संपत्ति को शामिल किया गया हो जो किसी भी व्यक्ति द्वारा 14 अगस्त सन 1947 के बाद किसी भी हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है। और कानून ने यह स्पष्ट किया है कि खाली संपत्ति में किसी भी प्रावधान या किसी भी आभूषण, खाना पकाने का बर्तन या फिर अन्य घरेलू सामान शामिल नहीं है और खाना पकाने के बर्तन या अन्य सामान का कोई प्रभाव शामिल नहीं है जो एक निकासी के तत्काल कब्जे में है। किसी भी संयुक्त स्टॉक कंपनी या फिर संबंधित कोई संपत्ति है जिसका पंजीकरण कार्यालय अगस्त से पहले स्थित था और 15 अगस्त सन 1947 में किसी भी स्थान पर पाक का हिस्सा अब वहां पर नहीं है, यानी हेस्टन वहां पर किसी प्रकार की भारत के अंदर जो छोड़ी गई संपत्ति है उस प्रकार से भारत के अंदर पाक का कोई भी हिस्सा नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो लोग संपत्ति छोड़कर चले गए थे, भारत में खाली संपत्ति का जो प्रबंधन अब कौन करता है, यानी कि वो संपत्ति जो यहाँ पर छूट गई थी उस संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है। साथियों, एक्यूआई गुण ग्रह मंत्रालय यानी कि जो पुनर्वास विभाग द्वारा प्रबंधित किए गए थे। हालांकि पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के एक लिए राहत और पुनर्वास कार्य काफी हद तक खत्म हो गया था। यह जिम्मेदारी वर्ष 1989 में राज्य सरकारों और हस्तांतर कर दी गई थी और भूमि की संपत्ति के प्रबंधन को निपटाने के लिए उन्हें हस्तांतर कर किया गया था। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि उस संपत्ति आजकल जो संपत्ति है वो है कहाँ है और उन संपत्तियों पर क्या अधिकार है। आपको विस्तार से बता दूं कि जो ग्राम के अंदर संपत्ति थी, सरकार के द्वारा कानून लाया गया कि उन संपत्तियों को जिन लोगों ने उन पर कब्जे कर रखे थे उन्हें लगान लेकर उन लोगों को मरूसी काश्तकार उसके ऊपर भूमिधर कर दिए गए। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो शहरों के अंदर थे, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर जो दिल्ली में लगभग 35,000 से निर्मित निकासी संपत्तियां जो 3500
के लगभग थी, यानी 35,000 के लगभग या लगभग 3500 के लगभग ही मान लीजिए, जो संपत्तियों को 1962 से 1974 की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम और श्रम निकासी के लिए यानी कि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित किया गया था। एक और यानी कि 1000 बीघा कृषि ऐसी भूमि जो मंत्रालय हस्तांतर की गई और भूमि और भवन विकास के लिए डीडी में पुनर्वास किया गया। यानी कि सीधी बात है कि अगर कहीं भी वह भूमि पड़ी हुई थी तो ऐसी भूमि ऐसे विभागों के द्वारा दे दी गई जिस पर वहां पुनर्वास या फिर किसी भी प्रकार का वहां पर खेती किसानी या फिर मकान या फिर किसी भी सरकारी विभाग के जो भी दफ्तर थे उन पर खोले गए। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको आज जानकारी काफ़ी मिली होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।